हाँ जी बेटा, वेक्टर्स करने के लग रहे थे। अब प्लाज्मिड वेक्टर के अलावा जो सबसे कॉमनली यूज वेक्टर है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। देखो, कुछ वायरस होते हैं जिनको कि हम फेज पार्टिकल के नाम से जानते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसको अफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, तब माइंड में स्ट्रक हुई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी बैक्टीरिया की इस एडवांटेज को लिया जाए। एडवांटेज लेने का मतलब था बेटा कि उसको वहां से उठाया जाए और एज वेक्टर क्या किया जाए, यूज किया जाए। देन उसके बाद जो फेज पार्टिकल्स थे यानी कि जो वायरसेस थे उनको एज वेक्टर यूज करने लग गए। सबसे कॉमनली जो बैक्टीरियोफेज आते हैं वो एज वेक्टर यूज होने वाले, उनका नाम है लैम्बडा फेज और इसके अलावा M13 फेज। देखो, लैम्बडा फेज, फेज जो टर्म होती है हम किसके लिए लिखते हैं, पर्टिकुलरली एक वायरस के लिए। लैम्बडा फेज वेक्टर की जब बात करेंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है जिसमें कि 48,502 बेस पेयर होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 48,502 बेस पेयर होते हैं जिसमें कि दोनों साइड, याद रखना बेटा, दोनों साइड 12 बेस पेयर ऐसे रहते हैं जो कि अनपेयर्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री तो है, यानी कि एक दूसरे के CGTC इस वे में तो है, लेकिन वो कैसे रहते हैं, अनपेयर। इसलिए जो ये 12 पेयर रहते हैं यहाँ पर, उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टिकी या कोहेसिव साइट्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं साइट क्यों है, ये अनपेयर जरूर है लेकिन इनका एक फायदा भी है। कैसे कि ये डीएनए को उस फेज यानी कि वायरस के हेड के पास में पैक करने का काम करते हैं। क्लियर? अगर हम अब इसकी बात करेंगे, पैक करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है बेटा, सर्कुलर हो जाती है। ये जो वेक्टर्स रहते हैं ये डीएनए की क्लोनिंग करवाते हैं अप टू 23 kb लेंथ, किलो बेस लेंथ तक। क्लियर? सिर्फ इनके बारे में ये चीजें याद रखनी, क्योंकि आपके पास MCQ या सब्जेक्टिव कैसे भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा, उनको हम नाम देते हैं M13 फेज वेक्टर। फिलामेंटस फेज होते हैं और ये ई कोलाई को मोस्टली अफेक्ट करते हैं। ई कोलाई कौन सी, जिसके पास फर्टिलिटी, ध्यान से सुनना, M13 वायरस ई कोलाई को अफेक्ट करते हैं जहां पर फर्टिलिटी फैक्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन उसका स्ट्रैंड कैसा था, डबल, लेकिन इसका जो जीनोम होता है वो कैसा होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड है, वो लीनियर थे। यहाँ पर डीएनए सर्कुलर होता है, वहाँ पर 48,000 बेस पेयर थे, यहाँ पर होते हैं ओनली 6,407। फॉरेन डीएनए को ये क्या करते हैं, इंसर्ट जब करेंगे तो उसमें किसी भी जीन को ये लोग डिसरप्ट नहीं करते। M13 जैसे ही बेटा बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जाते ही ये कैसा बन जाता है, डबल स्ट्रैंड, यानी कि अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसके इसी एबिलिटी को हम नाम देते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्म। क्लियर? अगर इन रिलीजिंग फैक्टर्स वगैरह की यहाँ पर बात की जाए तो मोस्टली इसकी यही एडवांटेज है कि ये सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से इजीली वहाँ पर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। जब बैक्टीरियोफेजिस की बात करते हैं कि क्यों जो ये बैक्टीरियोफेजिस होते हैं ये प्लाज्मिड के कंपेयर में ज़्यादा एडवांटेजियस होते हैं। बेटा, बैक्टीरियोफेजिस बाकी प्लाज्मिड के कंपेयर में लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स का यहाँ पर हम इजीली यूज कर सकते हैं और इसके अलावा एक वायरस को क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम पे रिकॉग्नाइज करना काफ़ी इजी होता है। क्लियर? इनके अलावा भी बहुत सारे, सिर्फ बैक्टीरियोफेज और वो ही नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं और इन्हीं में से एक है कोजमिड वेक्टर। कोजमिड 2 वर्ड से मिलके बना है, COS और MID। कोज दैट मीन्स कोज साइट ऑफ लैम्बडा फेज। लैम्बडा फेज के ऊपर जो कोहेसिव साइट होती है वहां से लिया गया और MID लिया गया है प्लाज्मिड डीएनए से। कॉलिन और हैंस ने इनको सबसे पहले क्या किया था बेटा, डेवलप। BAC का नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल प्लाज्मिड रिंग्स रहती हैं और ये क्या करती है बेटा, यूज होने के लग रही है। इसी तरह ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम भी एज वेक्टर यूज होते हैं।
एंड दे आर ऑल्सो यूज एज ए सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट वेक्टर उनका नाम है बेटा फेजमिड वेक्टर। फेजमिड की अगर हम बात करेंगे तो ये बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड से मिल के बने हुए हैं। प्लांट और एनिमल में भी कई सारे वायरल बैक्टीरिया हैं। सीमीन वायरस SV40 करके एक है। SV40 की अगर हम बात करेंगे, दिस इज ए ऑन्कोजेनिक कैंसर कोजिंग। जो रैट वगैरह होते हैं उनके अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होता है कैंसर कोज करने के लिए। एक नाम और दिख रहा होगा बेटा एडिनो वायरस, इट कैन कोज डायरिया डिजीज इन द चिल्ड्रन। और जो पेपिलिमो वायरस आपको दिखाई दे रहा है, इट कोज बैनिंग ट्यूमर, जिसको कि हम वॉर्ट के नाम से जानते हैं। वायरल है, एंटर करने के लग रहे हैं किसी और चीज में, और उनकी इस एबिलिटी को यूज किया गया कि जो डिजीज कोजिंग एबिलिटी थी उसको वहां से रिमूव किया गया और फिर उसके बाद उनको क्या किया गया, यूज। ट्रांसपोजोन इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रांसपोजोन्स आर द पार्ट ऑफ द डीएनए। डीएनए के पार्ट रहते हैं जो कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। और इन्हीं ट्रांसपोजोन्स को हम मोबाइल जीन्स या जंपिंग जीन, याद रखना आपके पास मोबाइल जीन नहीं आएगा, जंपिंग जीन का नाम आ सकता है। दैट मीन जो एक सेल से दूसरी सेल में मूव करते हैं। एंड दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द क्लिंटॉक इन मेज प्लांट। क्लिंटॉक का नाम, और इनको जंपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डीएनए से दूसरे में क्या करते हैं बेटा, मूव। और वो डीएनए जो एक से दूसरी जगह मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, जंपिंग डीएनए के नाम से जानते हैं। कुछ रहते हैं शटल वेक्टर। क्या नाम मिला उसको, है शटल। दैट मीन्स जो यूकैरियोटिक और ई कोलाई, यानी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों जगह शटल क्या करती है, एक से दूसरे साइड, दूसरे से पहली साइड। तो शटल का काम, यानी कि जो यूकैरियोट में भी होते हैं और जो प्रोकैरियोट में भी होते हैं, और लेकिन जो मोस्टली शटल वेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। इतना सब याद नहीं करना, बट इनकी हल्की हल्की डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए और एटलीस्ट इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो पक्का क्लियर होने चाहिए। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, और इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। 3 चीजें, एंजाइम्स कर लिया, वेक्टर कर लिए, अब तीसरी चीज आई जिसको कि बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। और स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा सारी चीजें हैं, लेकिन अगर होस्ट में ही एबिलिटी नहीं है, मान लो ई कोलाई ऐसी ले ली कि जब उसमें फॉरेन डीएनए को डाला तो उसकी डेथ हो गई, तो क्या फायदा ऐसी ई कोलाई के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने का। कंपिटेंट होस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो उस फॉरेन डीएनए को झेल सके, अपने डीएनए में मिक्स कर सके और फिर एक नई वैरायटी को बना सके। डीएनए मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। जब कंपिटेंट होस्ट की हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम जेनेटिक्स से पढ़ने के लग रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एक ऐसी एबिलिटी सेल की कि दूसरे के डीएनए को लेगी, खुद के डीएनए में उसको मिक्स करके और फिर उसको क्या करती है, शो कर दे। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हमने पढ़ा भी था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अगर इस टूल की, अगर आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि दैट होस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट। क्लियर? आपको ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है। बायोटेक्नोलॉजी में हम कई सारी होस्ट सेल्स है जिनको यूज करते हैं। किस किस को एज होस्ट, किस किस को यूज करते हैं, ई कोलाई को, ईस्ट को, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स वगैरह को। क्लियर? आपके पास इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है 2। एक तो ईस्ट के ऊपर आता है, क्या, एक तो ईस्ट के ऊपर आता है क्वेश्चन, और एक ये आता है कि किस तरह हम क्या कुछ करते हैं कि किसी को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाए। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ईस्ट होती है उसको सबसे ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है। देखो, उसको सबसे ज़्यादा एज होस्ट यूज करने का जो रीज़न है वो ये है बेटा कि ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, सिंगल सेल है, उसको ग्रो करना और उसको मैनिपुलेट करना इजी है कि हम उनको छोटी छोटी कल्चर वेसल्स में और बड़े बायोरिएक्टर यानी कि एक बड़े टैंक में भी कल्चर कर सकते हैं, छोटी सी वेसल के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं। ये कारण है, ये 2 लाइनें हैं, और यही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्यों ईस्ट को सबसे ज़्यादा एज होस्ट यूज किया जाता है।
प्लांट और एनिमल सेल्स को भी एज होस्ट सेल यूज किया जाता है। अब सुनो आगे दूसरा क्वेश्चन, ईस्ट का दूसरा क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया का। किस तरह बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है? क्या किस तरह बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है कि डीएनए उसके अंदर एंटर कर जाए? आपको आंसर क्या लिखना है? डीएनए हमें पता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और अगर हाइड्रोफिलिक है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? लिपिड पार्टिकल उसको क्या करेंगे? रोकेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि क्यों बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है और कैसे। तो क्यों का रीजन समझ गए? डीएनए हाइड्रोफिलिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ये कारण है कि बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। और कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है? उस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया जाता है डाइवैलेंट कैटाइन, कैल्शियम डाइवैलेंट की कंसंट्रेशन से। क्या? उस बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम डायापॉजिटिव आयन से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पोर, जो सेल वॉल होती है उसमें पोर बन जाते हैं, और उन पोर्स के थ्रू जो डीएनए रहता है वो क्या कर जाता है बेटा? एंटर कर जाता है। दो क्वेश्चन कॉम्पिटेंट है उससे आपके पास यही क्वेश्चन आता है, क्या ईस्ट को क्यों यूज किया जाता है, या किसी सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। आपको डाइवैलेंट कैटाइन कैल्शियम का नाम याद रखना है। इतने पैराग्राफ में सिर्फ दो टॉपिक हैं, चाहे आप बॉडी की बात कर लो या कॉम्पिटिशन की बात कर लो, जहाँ से आता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे वेक्टर, डीएनए डालना है पहले वेक्टर में डालो और वो वेक्टर होस्ट के अंदर जाएगा। लेकिन वेक्टरलेस टेक्नोलॉजी भी आती है जीन ट्रांसफर की, और ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आता है बोर्ड में। एक्सप्लेन एनी 3 वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। वेक्टरलेस, मान लो इंजेक्शन क्या करता है बेटा? इंजेक्शन में मेडिसिन है, इंजेक्शन को डायरेक्ट तो लगाया जाता है ना। ये थोड़े कि इंजेक्शन की पहले किसी और जो मेडिसिन है किसी मच्छर के अंदर डाली, फिर वो मच्छर हमें काटेगा तो दवाई अंदर आएगी, नहीं ना। डायरेक्ट इंजेक्शन हमें लगाया मेडिसिन बॉडी के अंदर। तो सिमिलर वे में वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, बिना वेक्टर के भी जीन ट्रांसफर किए जाते हैं। और कैसे कैसे किए जाते हैं वो सुनो। माइक्रो इंजेक्शन, ऑब्वियस ही बात है, जब सेल छोटी सी है तो उसके जो इंजेक्शन रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे? छोटे साइज के रहेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये माइक्रो इंजेक्शन नीडल, इतनी पतली सी, इतनी थिन एक नीडल आती है जो कि डायरेक्ट प्लांट या एनिमल सेल में इंटरप्ट कर देती है। माइक्रो नीडल या माइक्रो पिपेट की हेल्प से जीन्स को डायरेक्ट डाला जाता है। oocyte, एग, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी में इस चीज को यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरी आती है बेटा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन देखो, पोर समझ गए ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बनाएंगे और उन पोर के थ्रू क्या करते हैं? डायरेक्ट जीन का ट्रांसफर। और जो पोर्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? या तो लाइसोजाइम एंजाइम से या कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड या जो लाइसोजाइम है वो सेल वॉल में पोर बना देंगे और उन पोर के थ्रू फिर फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की जो सेल होती है बेटा, जिसके अंदर भी हमें फॉरेन डीएनए को डालना है, उस सेल को कुछ केमिकल से ट्रीट किया जाता है। और एक केमिकल का नाम है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। ये वो स्पेस बनाएगा, अगर स्पेस या पोर बना डायरेक्ट वो क्या कर जाती है? एंटर। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आती भी है। इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक मेथड, ये आपको अपनी एनसीईआरटी में भी नाम मिलेंगे। डीएनए जैसे बोम्बार्डमेंट, एक बोम्बार्डमेंट के बारे में हम सब जानते हैं। क्या किया जाता है? डीएनए को माइक्रो प्रोजेक्टाइल की हेल्प से क्या कर दिया जाता है बेटा? बोम्बार्ड करवाया जाता है। और आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, ये कि ये माइक्रो पिपेट है। जैसे कि हम डायरेक्ट पिपेट को छोड़े तो ये टारगेट सेल कि डायरेक्ट जैसे बोम्बार्ड होता है ना, और जो ये गोल्ड प्लेटेड रहती है यहाँ पर वो जीन्स रहते हैं कि जैसे ही हाई वेलोसिटी पे इसको शूट किया जाए, ये एक बोम्बार्डमेंट होती है और डायरेक्ट यहाँ पर जो जीन्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? ट्रांसफर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, जीन गन मेथड आता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।